हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल सिलेबस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है अमांडा। और इस पोएम को कंपोज किया गया है ऑस्ट्रेलियन ऑथर जिनका नाम है रॉबिन क्लिंग। तो रॉबिन क्लिंग बच्चों के लिए काफ़ी स्टोरीज लिखती हैं, काफ़ी फेमस पोएटेस हैं ऑस्ट्रेलियन की। तो यहाँ पर इस पोएम के थ्रू एक मैसेज देने का प्रयास किया है पोएट ने, स्पेशली उन गार्जियंस को जो अपने बच्चों की आदत सुधारने के ख्वाहिश में उनको ज़रूरत से ज़्यादा पॉइंट आउट करते रहते हैं, बात बात पे पॉइंट आउट करते रहते हैं। तो इस पोएम के थ्रू पोएट ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें एक लिमिटेशन के अंदर, ऐसा नहीं कि बच्चों को बिल्कुल कहना नहीं चाहिए, उनको टोकना चाहिए अच्छी आदतों के लिए, अदरवाइज उनका जो व्यक्तित्व है वो खराब हो जाएगा, उनकी पर्सनालिटी खराब हो जाएगी। लेकिन हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि वो पॉइंट आउट या वो रोका टोकी कहीं ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर हम बात बात पे बच्चों को टोकना शुरू करते हैं तो बच्चों के बिहेवियर में काफ़ी इरिटेशन आ जाता है, काफ़ी खिन्नता आ जाती है और बच्चे अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो हमें बच्चों की आदतों को सुधारने के लिए रोकना टोकना तो चाहिए, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो रोक टोक ज़रूरत से ज़्यादा ना होने पाए। तो आइए हम पोएम देखते हैं, पोएम के थ्रू देखते हैं कैसे पोएट ने एक माँ को डिस्क्राइब किया है जो बात बात पे अपनी बच्ची को टोकती रहती। तो जैसा कि आपको पता है पोएम का नाम है अमांडा। तो अमांडा एक यंग गर्ल है जिसे बात बात पे अपनी माँ के द्वारा टोका जाता है, बात बात पे उसको पॉइंट आउट किया जाता, और इस बात से कतई खुश नहीं है कौन, अमांडा। और वो काफ़ी इरिटेट होती है बार बार माँ के इस तरह पॉइंट आउट किए जाने से। तो पोएम देखते हैं। पहली पोएम की लाइन है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा को रोकती हुई उसकी मां कहती हैं कि अमांडा, अपने नेल्स को, नाखूनों को दांतों से मत कुतरो, दांतों से मत चबाओ। यूं आप कह सकते हैं कि अमांडा को उसकी मां रोकती हुई थोड़ा डांट के अंदाज में कहती हैं अमांडा से कि अमांडा, अपने नेल्स को दांतों से ना चबाओ, क्योंकि ये एक बैड हैबिट है। क्योंकि मां भी सोचती हैं अगर इसको रोका टोका नहीं गया तो एक बैड हैबिट का शिकार बन जाएगी और बड़े होने पर आदत पड़ जाएगी इसकी नेल चबाने की। तो अमांडा को रोकती है, कहती है उनकी मां कि अमांडा, अपने नेल्स को मत चबाओ। डोंट बाइट, बाइट मीन होता कुतरना या काटना। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा की मां अमांडा से कहती हैं कि अमांडा, अपने नाखूनों को मत कुतरो, अपने मतलब नेल्स को दांतों से मत चबाओ। और फिर अगली लाइन में कहती है मां अमांडा से कि डोंट हंच योर सोल्जर्स। मां को लगता है कि अमांडा की एक और आदत है कि वो अपने सोल्जर्स को हमेशा गिरा के रखती है, अपने कंधों को झुका के रखती है। तो अमांडा की मां को लगता है कि अगर ये ऐसे कंधे झुका कर चलेगी, झुका कर बैठेगी, तो उसके अंदर ये कंधे झुकाने वाली एक लेजीनेस प्रकट करने वाली आदत आ जाएगी और काफ़ी ढीला शरीर उसका लगेगा, ऐसा लगेगा बड़ी लेजी लेडी है। तो क्योंकि अमांडा की आदत है वो अपने कंधों को क्या किए हुए, झुकाए हुए। तो इस बात पे भी अमांडा की माँ उसको टोकती हुई कहती हैं, डोंट हंच योर सोल्जर। हंट मीन होता टू बेंड, अर्थात अमांडा, अपने कंधों को मत झुकाओ। अमांडा फिर एक बार टोकती हैं उसकी माँ, कहती है अमांडा, यू नीड नॉट टू बेंड योर सोल्जर। तुम्हें अपने सोल्जर्स को झुकाने की जरूरत नहीं है, तुम हंच ना करो, बेंड ना करो, क्या, अपने सोल्जर्स। फिर अगली लाइन में फिर अमांडा की मां उसे फिर किसी बात पे टोकती हैं और कहती हैं, तीसरी लाइन में फिर अमांडा की मां टोकती हुई अमांडा को पॉइंट आउट करती हुई कहती हैं कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग मीन्स होता है टू स्टैंड और सिटिंग लेजली, मतलब बड़ी आलस्तापूर्ण अपने कंधों को झुकाकर बैठना या सीधे ना बैठना, स्ट्रेट ना बैठना, बल्कि काफ़ी ज़्यादा लेजली किसी चीज़ पे बैठना या खड़े होना। कुल मिला के बात यहाँ भी वही कंधे गिराने की जा रही है कि अमांडा, सपोज करो अमांडा बैठी हुई है सोफे वोफे पे और वो काफ़ी
कमर झुकाकर बैठी हुई है और ये बात अमांडा की माँ को कतई रास नहीं आ रही। उनको लगता है कि अमांडा की आदत पड़ जाएगी ऐसे बैठने की। तो फिर एक बार वो पॉइंट आउट करती हुई अमांडा को कहती कि अमांडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग, इस तरह कंधे झुकाकर बैठना या कंधे झुकाकर चलना बंद करो। सिट अप स्ट्रेट, सीधे तन कर बैठो, स्ट्रेट बैठो, ये लगे कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बॉडी में फुर्ती है, तुम्हारे अंदर लेजीनेस नहीं है। तो ऐसा करो कि तुम सीधी होके बैठो, बंद करो ये कमर झुकाकर बैठना, सोल्जर गिरा के बैठना, चलना फिरना जो हर समय कमर सोल्जर गिराए रहती हो, बंद करो सोल्जर गिराना। या यूं कह लो, उसकी मां कहती कि स्टॉप दैट स्लाउजिंग, इस तरह कंधे गिराना बंद करो या इस तरह कंधे झुकाना बंद करो। सिट अप स्ट्रेट, और सीधे होकर तन कर बैठो। अमांडा, फिर एक बार वो अमांडा को संबोधित करती। तो इस तरह पहला स्टैंजा जो है, इस पहले स्टैंजा की जो 3 लाइन्स हैं, इन तीनों लाइन्स में अमांडा को पॉइंट आउट किया गया है। किसके द्वारा? अमांडा के द्वारा। तो ये लाइनें बता रही हैं कि बात बात पे अमांडा को पॉइंट आउट किया जाता है। किसके द्वारा? उसकी माँ के द्वारा। तो कुल मिला के हम ये नहीं कह सकते कि अमांडा की माँ बिल्कुल गलत है। हाँ, अमांडा की माँ को पॉइंट आउट करना चाहिए, अदरवाइज ये काफ़ी सारी जो बैड हैबिट्स हैं ये उसके बिहेवियर में आ जाएंगी। लेकिन इस चीज़ का भी अमांडा की माँ को ध्यान में रखना होगा कि बात बात पर हर वक्त टोका टिप्पणी या हर बात बात पे टोकना कतई अच्छी बात नहीं है बच्चों के व्यवहार के लिए। इससे बच्चों में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो अगले स्टैंजा में हम देखते हैं कि ये अगला स्टैंजा जो है वो ब्रैकेट में दिया गया है। तो जब कोई स्टैंजा परे ब्रैकेट में लिखा जाता तो वहां पे एक पोएटिक डिवाइस यूज होती है जिसे हम कहते हैं पैरेंथेसिस। तो चूंकि यहां हम देख पा रहे हैं कि दूसरा स्टैंजा ब्रैकेट में दिखाया गया है, तो यहां पे पोएटिक डिवाइस पैरेंथेसिस यूज हुई है। तो अभी हम जब पोएटिक डिवाइस क्लियर कराएंगे तो क्लियर कराते हैं ये चीज़ें कि कौन सी डिवाइसेस कहाँ पे यूज हुई। क्योंकि ऊपर स्टैंजा में भी कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए, लेकिन पहले हम एक्सप्लेन कर लें तब पोएटिक डिवाइस के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगले स्टैंजा में अमांडा को उसकी माँ के द्वारा पॉइंट आउट किया जाता, तो अमांडा रिस्पॉन्ड कुछ नहीं करती, बोलती कुछ नहीं है। हाँ, जब उसकी माँ उसको पॉइंट आउट करती हैं तो वो एक इमेजिनेशन या एक मन ही मन इमेज करती है और वो सोचती है, इमेजिनेशन में खोई हुई है। तो देखते हैं अमांडा कौन से इमेजिनेशन में खोई हुई। वो क्या इमेज करती है मन ही मन? वो सोचती है कि देयर इज अ लॉन्ग्यूड। लॉन्ग्यूड मीन्स होता है रिलैक्स, या आप यूं कह लो शांत, निष्क्रिय। इमर्ल्ड कहते हैं अ प्रेशियस स्टोन व्हिच इज ग्रीन इन कलर, व्हिच इज ब्राइट ग्रीन इन कलर। तो इमर्ल्ड का मतलब होता है एक प्रेशियस स्टोन से, जिसको आप पन्ना बोलते हैं, और वो खासियत उसकी क्या है कि वो काफी प्रेशियस स्टोन होता और वो ब्राइट ग्रीन कलर का होता। तो यहां पे एक शांत और सी, कुल मिला के सी को कंपेयर किया गया है किसके साथ? ग्रीन, यूं कह लो कि उस पन्ने के साथ या पन्ने के तरह का समुद्र बताया गया। तो इमेजिन क्या करती है अमांडा कि देयर इज अ लॉन्ग्यूड, एक शांत हरे रंग का या ब्राइट हरे रंग का समुद्र है। मां डांट रही हैं, बात बात पे पॉइंट आउट कर रही हैं, लेकिन अमांडा अपनी मां की ओर ध्यान नहीं देती, वो अपने इमेजिनेशन में खोई हुई। और वो क्या सोच रही है कि एक शांत हरे रंग का समुद्र है। व्हेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, वो सोच रही है जहां की एकमात्र निवासी, हैबिटेंट मीन्स निवासी, और सोल मीन्स होता है एकमात्र। तो अमांडा इमेजिन कर रही है कि एक हरे रंग का शांत समुद्र है जहां की वो अकेली निवासिनी है, अर्थात जहां की वो अकेली निवासी है वहां कोई दूसरा और नहीं है। हैबिटेंट मीन्स निवासी, इज मी, वो इमेजिन करती कि एक हरा सा शांत सा समुद्र है और जहां की वो अकेली निवासी है। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग, और वो अपने आप को इमेजिन करती है कि वो एक मरमेड है। मरमेड कहते हैं जल परी को। तो मरमेड का मतलब क्या होता है कि एक अ क्रिएचर व्हिच हेड इज जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग एंड टेल इज जस्ट लाइक अ फिश। तो उसको क्या बोलते हैं? मरमेड। एक ऐसा क्रिएचर जिसका जो हेड होता है वो तो जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग होता है, इंसानों की तरह, लेकिन जो उसका बैक साइड होता है या यूं कह लो टेल जो होती है वो जस्ट लाइक अ
फिर किसकी तरह होती, मछली की तरह, तो उसको बोलते हैं जल परी। तो अमांडा अपने आप को इमेजिन करती कि वो एक जल परी है और हरे रंग के शांत समुद्र में वो वास करती है। और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ब्लिसफुली मीन्स होता है हैप्पीली, और ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है मूविंग स्लोली। वो अपनी इमेजिन करती है कि वो एक जल परी के समान शांत हरे समुद्र में निवास करती है, जहां की वो एकमात्र अकेली निवासिनी और कोई दूसरा वहां नहीं है। और उस समुद्र की गहराइयों में ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, वो धीरे धीरे खुशीपूर्वक या हैप्पीली मूव कर रही है, कहां, समुद्र के अंदर। तो यहां ये स्टैंजा जो है ये शो करता है कि अमांडा को साइलेंस बहुत पसंद है, वो अकेले रहना चाहती है, ऐसे माहौल में रहना चाहती है जहां पर कोई उसको बार बार टोके ना, कोई बार बार उसको रोके ना। तो कुल मिला के अमांडा को साइलेंस पसंद है, एक शांत माहौल पसंद है जहां कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। काफ़ी इमेजिनेटिव गर्ल्स है और वो हर वक्त इमेजिनेशन में खोई होती। तो यहाँ भी अमांडा अपने इमेजिनेशन में खोई हुई है और इस वक्त वो इमेजिनेशन में अपने आप को क्या मान रही है, जस्ट लाइक अ मरमेड। अब फिर उसकी माँ उसको टोकती। तो पहली लाइन में माँ का कन्वर्सेशन है अमांडा के प्रति, दूसरा स्टैंजा है उसमें अमांडा बोलती तो कुछ नहीं है लफ्जों के माध्यम से, लेकिन वो इमेजिनेशन में खोई हुई। और ये जो ब्रैकेट में पोर्शन दिया गया है ये इमेजिनेशन है किसका, अमांडा का। तो अगली स्टैंजा में फिर देखते हैं अमांडा की माँ फिर अमांडा से क्या कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। अमांडा से पूछती है उनकी माँ कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। ये भी एक प्रकार से टोक रही है, अर्थात अमांडा का होमवर्क पूरा ना रहा होगा तो उसके लिए भी डांटते हुए मां पूछती है कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क किया। नेक्स्ट लाइन में डिड यू टिडी योर रूम, फिर अमांडा की मां पूछती है कि अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ किया। टिडी मीन्स होता है क्लीन करना, टू क्लीन। क्या तुमने अपना कमरा साफ किया। अरे ये काम तो तुम कर ही सकती हो, मतलब अपना कमरा साफ करना, होमवर्क करना, ये काम तुम्हें बिना कहे कर लेने चाहिए और तुमसे इतना भी नहीं किया जाता। डांटती हुई मां कहती है कि डिड यू टिडी योर रूम, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया अमांडा। और फिर नेक्स्ट लाइन में वो कहती हैं कि आई थॉट, मुझे लगता है, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा, टू क्लीन योर शूज, कि तुम अपने शूज क्लीन कर लो या तुम्हें अपने शूज क्लीन कर लेने चाहिए। तो क्या तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा, मतलब ये छोटे मोटे काम तुम्हें अपने आप करने चाहिए अमांडा। ये कहना चाहती है अमांडा की मां, किससे, अमांडा से। और नेक्स्ट लाइन में फिर वो अमांडा को एड्रेस करती हैं। तो अमांडा को एड्रेस करती हुई तीसरी लाइन में अमांडा की मां उससे कहती हैं कि मुझे लगता है मैंने तुमसे जूते साफ करने के लिए कहा था, क्या तुमने जूते साफ किए अमांडा। और जब मां डांटती हुई ये बातें कहती हैं इस दूसरे स्टैंजा में, तो फिर अमांडा अपने इमेजिनेशन में खो जाती है, फिर वो सोचने लगती है। तो फिर अगला स्टैंजा जो है वो अमांडा की एक फिर इमेजिनेशन है। अब अमांडा किस इमेजिनेशन में खोई हुई, वो क्या इमेजिनेशन कर रही है। तो अमांडा सोचती है कि आई एम एन ऑर्फन, क्योंकि बात बात पे माँ उनको टोक रही हैं, उनको पॉइंट आउट कर रही हैं और ये बात कतई अच्छी नहीं लग रही। किसको, अमांडा को। अमांडा क्या, कोई भी बच्चा ये चीज कतई लाइक नहीं करेगा कि उसको बात बात पे टोका जाए, बात बात पे उसको पॉइंट आउट किया जाए। तो अमांडा इमेजिन करती है और सोचती है मन में कि आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक ऑर्फन होती, तंग आ गई हूं ऐसी जिंदगी से, बात बात में टीका टिप्पणी, रोका टाकी। तो वो सोचती कि काश अगर मैं कोई ऑर्फन होती तो कहीं बेटर होता। क्यों कि आई एम एन ऑर्फन, अगर मैं कोई ऑर्फन होती, ऑर्फन मीन्स होता अनाथ, अर्थात अगर मेरे माँ बाप ना होते तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना होता। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, अगर मैं ऑर्फन होती, अनाथ होती, तो मैं गली में बिना पूछे जाचे या बिना किसी के रोके टोके घूम सकती थी, कोई रोकता टोकता नहीं मुझे। तो यहां पर यह शो करता है कि एक प्रकार से काफी तंग आ चुकी है अपनी मां के बिहेवियर से। कौन, अमांडा। और यहां तक कि वो अपने आप को इमेजिन करती कि
ठीक होता, कहीं अच्छा होता अगर वो ऑर्फन होती, तो कम से कम कोई रोकने टोकने वाला तो ना होता, बात बात पे कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला, टोकने वाला तो ना होता, कोई बात बात पे पॉइंट आउट तो ना करता इतना। लेकिन कब, अगर वो ऑर्फन होती तो वो इमेजिनेशन में अपने आप को इमेजिनेशन में ले जाती है अपनी, और खो जाती है ये सोचते हुए कि काश वो एक ऑर्फन होती, एक अनाथ होती। तो रोमिंग मीन्स होता घूमना फिरना, द स्ट्रीट, तो गलियों में घूम फिर पाती बिना किसी रोक टोक के। और फिर वो आगे सोचती है कि आई पैटर्न मीन्स होता है टू क्रिएट डिफरेंट थिंग्स, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाना। तो अमांडा सोचती कि आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं उस सॉफ्ट डस्ट पर या उस कोमल रेत के कण पर या उस सॉफ्ट रेत पर पैटर्न, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना पाती विथ माई हस्ड बेयर फीट, अपने नंगे पैरों से मनचाहे अंदाज में उस धूल पर मनचाही आकृतियां बना रही होती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना होता। क्योंकि अभी ऊपर स्टंजा में उसकी माँ ने जूते साफ करने के लिए कहा, तो वो सोच रही कि अगर मैं ऑर्फन होती तो जूते उते पहनने की जरूरत नहीं थी, कितनी मस्ती से गलियों में घूमती, और जब मन होता तब उस सॉफ्ट डस्ट पे नंगे पैरों से चुपचाप या अपने नंगे शांत पैरों से डिफरेंट टाइप की आकृतियां बना रही होती, कोई रोकने टोकने वाला ना होता। हो सकता है उसे धूल में खेलने ना दिया जाता हो, माँ उसके लिए भी डांटती हो, तो मन तो बहुत करता है दूसरे बच्चों को देखकर कि वो भी धूल में खेले, लेकिन माँ के डर से वो कर नहीं पाती, जानती ही माँ उसको बहुत टॉर्चर करेंगी, डांटेंगी, फटकारेंगी, तो इसलिए वो ख्वाहिशें उसके दिल में बसी हुई। तो वो सोचती अगर वो ऑर्फन होती तो उसे माँ के डांटने का डर ना होता, और वो फ्रीडम के साथ धूल में मन चाहे ढंग से आकृतियां बना रही होती अपने बेयर फीट, नंगे पैरों से। और फिर वो सोचती है अपने मन में, द साइलेंस इज गोल्डन, ये जो साइलेंस है, खामोशी, ये एक प्रकार से गोल्डन, यहां पे गोल्डन सिंबलाइज करता है प्रेसियस थिंग को। तो अमांडा के लिए द साइलेंस इज गोल्डन, गोल्डन मीन्स होता वैल्यूएबल। अमांडा के लिए जो साइलेंस है, खामोशी है या तन्हाई है या यूं कह लो शांति है, ये एक प्रकार से गोल्डन है, बहुत कीमती है, अर्थात बहुत ही वैल्यूएबल है। किसके लिए? अमांडा के लिए। साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस गोल्डन है अर्थात बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। साइलेंस किसके लिए? अमांडा के लिए। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आजादी है वो बहुत सुखद है। किसके लिए? अमांडा के लिए। तो इन दो चीजों की ख्वाहिशें अमांडा में है। अमांडा क्या चाहती है? अमांडा सबसे पहले एक तो साइलेंस चाहती, वो एक ऐसा माहौल चाहती जहां कोई उसको रोक टोक ना करे, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, और वो फ्रीडम चाहती है कि मन चाहा काम वो करे, उसे किसी बात पे रोका टोका ना जाए। तो ये माहौल अमांडा अपने लिए चाहती है, जो हकीकत में तो भले नहीं पा रही है, लेकिन वो अपने इमेजिनेशन में अपने आप को ऐसे माहौल में इमेज कर रही है, अपने आप को इमेज कर रही है, अपने आप को ऐसे माहौल में अपने इमेजिनेशन में ही पा रही है, जहां वो कल्पना करती है कि काश मैं ऑर्फन होती तो मैं धूल भरी रास्तों पर घूम फिर पाती, पैरों से, नंगे पैरों से आकृतियां विभिन्न प्रकार की बना पाती, और मुझे जो साइलेंस मिलता, खामोशी मिलती, साइलेंस का माहौल मिलता, जो मेरे लिए बड़ा वैल्यूएबल होता, और जो फ्रीडम मिलती वो मेरे लिए बहुत सुखद होती। तो ये तो कुछ लाइनें हुई। आइए अब हम देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस। कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, तो पहले इन लाइंस में कौन कौन से पोएटिक डिवाइस हुए हैं हम उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो जब हम पोएम की स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं तो हमें मिलता है डू नॉट। पोएम की स्टार्टिंग हुई है डू नॉट। तो पोएम की दो कंसेक्यूटिव लाइंस हमारे सेम वर्ड से स्टार्ट हुई हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन दो लाइंस में एक पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, और वो पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। जैसा कि आपको बताया गया है कि जब एनाफोरा, जब पोएम की दो कंसेक्यूटिव लाइंस किसी सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो वहां पोएटिक डिवाइस होता है एनाफोरा। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि थर्ड लाइन में स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट और स्ट्रेट, यह एस लेटर जो है वो काफी ज्यादा रिपीट हुआ है, या यस लेटर से स्टार्टिंग कुछ वर्ड रिपीट हुए हैं जिनकी, या कुछ वर्ड ऐसे यूज हुए हैं जो एस लेटर से स्टार्ट होते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन भी सा वर्ण से होता है, जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर। तो हम कहते हैं कि जब एक ही
कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होने वाले एक से अधिक वर्ड किसी लाइन में पोएम की यूज किए जाते हैं तो वहां पोएटिक डिवाइस होती है अलिट्रेशन। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्टॉप एस जो एस यूज हुए हैं यहां पर हम पोएटिक डिवाइस पाते हैं अलिट्रेशन। अलिट्रेशन यहां पे पोएटिक डिवाइस यूज हुई है अलिट्रेशन। अब जब हम पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं तो आइए देख लेते हैं राइमिक स्कीम भी। तो पहले स्टेंजा में राइमिक स्कीम आपकी यूज हुई है ए क्योंकि अमांडा रिपीट हुआ है तो पहली दो लाइन्स जो हैं वहां पे आप राइमिक स्कीम ए मान लीजिए, तीसरी बी और चौथी फिर अमांडा अर्थात ए। तो पहले स्टेंजा की राइमिक स्कीम आपको मिलती है ए बी और ए। तो ये राइमिक स्कीम हुई। एनाफोरा अलिट्रेशन ये दो यूज हुए हैं पोएटिक डिवाइस पहले स्टेंजा में। अगले स्टेंजा में जब हम आते हैं तो पाते हैं कि मरमेड, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ मरमेड। मरमेड मीन्स होता है जलपरी। तो जब पोएम की किसी लाइन में किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को हम रेफर करते हैं तब वहाँ पे पोएटिक डिवाइस एल्यूजन यूज हुआ होता। तो उस नाते हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है जहाँ पे मरमेड यूज हुआ है, मरमेड एक जलपरी का नाम है या एक प्रकार की जलपरी है कह लो। तो मरमेड यहाँ पर्टिकुलर थिंग्स या पर्सन, जैसा कि बताया डेफिनेशन में कि जब किसी पर्टिकुलर थिंग्स या पर्सन को आप रेफर करते हैं तो वहाँ पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज होती है एल्यूजन। तो हम उस नाते कह सकते हैं कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइस आपकी यूज हुई है एल्यूजन। यहाँ पे पोएटिक डिवाइस आपका एल्यूजन यूज हुआ। जब आगे हम बढ़ते हैं तो फिर पाते हैं कि डिड यू, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फिर दो लाइंस जो हैं अगले स्टेंजा की वो भी दो सेम वर्ड से स्टार्ट हुई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेंजा में भी इन दो लाइंस में पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज हुई है एनाफोरा। जैसा कि आपको बताया कि अगर दो कंसेक्यूटिव लाइंस किसी सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो वहां पोएटिक डिवाइस एनाफोरा यूज होता। तो यहां भी पोएटिक डिवाइस आप देख पा रहे हैं एनाफोरा यूज हुआ है। यहां पे भी पोएटिक डिवाइस एनाफोरा यूज हुआ। अब जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि साइलेंस गोल्ड, यहां पर साइलेंस को गोल्ड से कंपेयर किया गया है और फ्रीडम को स्वीट से कंपेयर किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं एज लाइक सो लगाए बगैर तो वहां पे पोएटिक डिवाइस होती है मेटाफर या यूं कह लो फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। तो उस नाते जो लास्ट लाइन है इस स्टेंजा की यहाँ पे साइंस को गोल्डन से कंपेयर किया गया है और फ्रीडम को स्वीट से कंपेयर किया गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पोएटिक डिवाइस मेटाफर यूज हुआ है। यहाँ पे पोएटिक डिवाइस मेटाफर यूज हो गया, यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ। और एक चीज देखिए, जब किसी पोएम की लाइन में कोई पार्ट अगर कामा, इन्वर्टेड कामा कह लो या ब्रैकेट में अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो जब रिप्रेजेंट ब्रैकेट में किया जाता तो वहां पे पोएटिक डिवाइस हम कहते हैं पैरेंथेसिस होती। तो उस नाते चूंकि ये रेड वाला पोर्शन जो अमांडा के वर्ड हैं वो ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किए गए हैं तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे पोएटिक डिवाइस पैरेंथेसिस यूज हुई। तो ये जो पोर्शन है अमांडा के वर्ड्स का यहाँ पे पोएटिक डिवाइस पैरेंथेसिस यूज हुई है। पैरेंथेसिस, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस पैरेंथेसिस यूज हुई। तो जब पोएम में कुछ लाइंस को अगर आप ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं या ब्रैकेट में अगर दिखाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर पोएटिक डिवाइस पैरेंथेसिस यूज हुई। तो ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जो पोएम के इन फर्स्ट लाइंस में यूज की गई हैं। आगे हम देखते हैं पोएम की अगली लाइनें, फिर उनमें जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। उसके बाद फिर एक बार मां अमांडा को पॉइंट आउट करती हुई कहती है कि अमांडा डोंट ईट दैट चॉकलेट, वो चॉकलेट मत खाओ क्योंकि चॉकलेट अमूमन कई तरीके से बच्चों के लिए हार्मफुल होता है। दांतों में कैविटीज भी हो जाती है और चॉकलेट की वजह से अमांडा को एक्ने की भी प्रॉब्लम है। यूं कह लो
कि चॉकलेट की वजह से मुहासों का भी प्रॉब्लम है। किसको? अमांडा को। इसलिए माँ उसको रिमाइंड कराती हैं और कहती हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी, तुम अपने उन मुहासों को याद करो, या याद करो अपने मुहासों को कि चॉकलेट खाने से तुम्हें मुहासों में दिक्कत होती। और यहां एक रीजन ये भी हो सकता है कि मां के द्वारा पॉइंट आउट किया जा रहा है अमांडा को, क्योंकि कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उसके बच्चे का चेहरा खराब हो जाए मुहासों से और पिंपल से। तो हर पेरेंट्स चाहता है कि उनके बच्चे को मुहासों जैसी कोई दिक्कत ना हो, ताकि चेहरा खराब ना हो। और अमांडा तो एक लड़की थी, क्योंकि लड़की के चेहरे पे अगर पिंपल्स आ जाते हैं तो पेरेंट्स को काफ़ी आगे दिक्कतें आती हैं। तो हो सकता है ये भी रीजन रहा हो, और इसलिए वो चॉकलेट खाने से अमांडा को मना करती हैं और कहती हैं कि रिमेंबर योर एक्नी, तुम अपने उन मुहासों को याद करो, या याद करो, सोचो उन मुहासों को कि उनके बावजूद तुम चॉकलेट खा रही हो, अर्थात चॉकलेट खाने में तुम्हें दिक्कत होगी, मुहासे निकलेंगे, और इसलिए तुम चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। तो पहली दोनों लाइंस में मां अमांडा को आगाह करती है, पॉइंट आउट करती है, यह कहते हुए कि अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ, सोचो जरा उस अपने पिंपल्स के बारे में, सोचो जरा, विचार करो अपने पिंपल्स के बारे में, और उन चॉकलेट को तुम मत खाओ। फिर यहां पे अमांडा को पॉइंट आउट किया गया उसकी मां के द्वारा, और यही बात बात पे पॉइंट आउट करना, यही तो है जो अमांडा को बिल्कुल पसंद नहीं। और क्या अमांडा को किसी की बच्चे को ये चीज पसंद नहीं कि उसे बात बात पे टोका जाए। फिर आगे उसकी मां कहती हैं कि विल यू प्लीज लुक एट मी। अमांडा की एक और आदत है, जब मां उसको पॉइंट आउट करने लगती हैं या उसको डांटने लगती हैं तो वो मां की ओर ध्यान नहीं देती, तो मां इस चीज से भी और ज्यादा नाराज हो जाती और कहती है मां कि विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, क्या तुम मेरी तरफ देखने का जहमत उठाओगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात करूं तो तुम मेरी तरफ देखा करो, मैं तुमसे बात कर रही हूं तुम अलग देख रही हो। अर्थात मां को यह लगता है कि वो मां की बात को अमांडा जो है वो इग्नोर कर रही, तो इस बात से मां को और क्रोध आता। वो कहती हैं कि अमांडा क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूं अमांडा। और फिर अमांडा एक बार फिर अपने ख्वाबों की दुनिया में या ख्यालों की दुनिया में चली जाती है, और इस बार अमांडा इमेजिनेशन करती है, अपने फिर एक बार इमेजिनेशन में खो जाती है। और इस बार को क्या वो इमेजिन करती है, वो सोचती है अपने मन में, और ये फिर ब्रैकेट में दिया हुआ पैरा है, इसका मतलब ये जो वर्ड्स हैं ब्रैकेट्स में, ये वर्ड अमांडा के द्वारा कहे नहीं गए, इनको सिर्फ अमांडा ने इमेजिन किया अपने मन में, और ये वर्ड किसके हैं, अमांडा के। तो अमांडा फिर अपने ख्यालों की दुनिया में एक बार खोती है और वो सोचती है मन ही मन आई एम रैपुंजल। वो अपने आप को रैपुंजल के बारे में या सोचती है काश मैं रैपुंजल होती। यहां पे एक वर्ड आया है रैपुंजल, तो रैपुंजल जर्मन फेरी टेल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस कैरेक्टर है, जिसमें एक रैपुंजल लड़की होती है हु हैव ब्राइट हेयर, जिसके काफी चमकीले बाल होते हैं, और जर्मन टेल की वो एक मेन कैरेक्टर होती है, बड़ी एक फेमस किरदार है, और रैपुंजल जर्मन फेरी टेल्स में सुनने को मिलता। तो यहां अमांडा इमेजिन करती है कि काश वो रैपुंजल होती तो आई हैव नॉट अ केयर, तो मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये जो बात बात पे मां पॉइंट आउट कर रही है, बात बात पे टोका जा रहा है, डांटा जा रहा है, इन सब चीजों की उसे कोई परवाह ना होती। कब, काश अगर वो एक रैपुंजल होती तो मां की बात बात पे ये डांट और बात बात पे पॉइंट आउट जो किया जा रहा है ये उसके साथ ना होता। लेकिन कब, जब वो रैपुंजल होती तो। और वो फिर इमेजिन कर रही कि आई हैव नॉट अ केयर, तो मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लाइफ इन अ टावर, क्योंकि रैपुंजल को एक विच के द्वारा कैप्टिवेट कर लिया गया था और उसको एक मीनार के ऊपर अपर पोर्शन में मीनार में ट्रैप करके रखा गया था स्टोरी में, और वो स्टोरी संभवतः पढ़ी होगी अमांडा ने। तो उसी स्टोरी को जो कैरेक्टर है जिसका मेन कैरेक्टर था रैपुंजल, उसी कैरेक्टर को इमेजिन करती है
अमांडा और सोचती है मन में अपने कि काश मैं रेपुंजल होती तो आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लाइफ इन अ टावर, और मेरा जीवन कहां बीतता, टावर पे, क्योंकि विच ने ट्रैप करके कह लो रेपुंजल को ट्रैप करके एक मीनार पर ऊपरी पोर्शन में टावर में रखा था। तो वही अमांडा इमेजिन करती कि अगर मैं रेपुंजल होती तो मैं कहां रहती, उस मीनार के वो अपर पोर्शन में, एक टावर के ऊपर मीनार पे रहती। और लाइफ इन टावर, तो मेरा जीवन कहां गुजरता, एक टावर के ऊपर सुकून से शांत भरे माहौल में। इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मीन्स होता पीसफुल एटमॉस्फियर, या जहां भी पीसफुली माहौल हो उसको ट्रैंक्विल बोलते हैं, पीसफुली। तो अमांडा अपने मन में सोचती है कि अगर वो रेपुंजल होती तो लाइफ इन अ टावर, तो जीवन कहां गुजारती, अपना जीवन कहां बिताती, एक टावर में। इज ट्रैंक्विल, बहुत शांतपूर्ण माहौल में। एंड रेयर, और दुर्लभ, एक काफी रेयर लाइफ लीड करती वो, जो नॉर्मल लाइफ से कहीं परे होती। रेयर मीन्स होता दुर्लभ, विलक्षण, काफी विशेष या अद्भुत अलग तरह का जीवन बिताती। कहां, उस टावर के ऊपर। कब, जब वो क्या होती, रेपुंजल होती। और फिर उसमें एक कैरेक्टर में, रेपुंजल के कैरेक्टर में एक चीज और बताई गई है कि रेपुंजल अपने जो सिल्की बाल थे उन बालों को लटका देती थी खिड़की से, जो नीचे तक जमीन तक आते थे उस टावर से, और उसी के बालों का सहारा लेकर वो विच उस मीनार पे या उस टावर पे जाया करती थी। तो यहां अमांडा ने वो स्टोरी पढ़ी होगी, तो यहां अमांडा सोचती है अपने मन में कि अगर मैं रेपुंजल होती तो मैं भी अपना जीवन बिताती कहां, उस टावर के ऊपर, जो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जीवन बीतता, वहां बिल्कुल शांति होती। तो ये शो कर रही हैं लाइनें, दैट अमांडा लीड्स अ लाइफ इन पीस, जहां पे कोई बिल्कुल आल एलान वो अपने जीवन बिताना चाहती या बिल्कुल तन्हा अकेले रहना चाहती, जहां पे कोई उसकी खामोशी को डिस्टर्ब ना करे, ना कोई उसको डिस्टर्ब करे। तो इट विल, आई विल सर्टेनली नेवर, फिर आगे चूंकि वो जो रेपुंजल थी वो अपने बालों को लटका देती थी, जिसका सहारा लेके चढ़ जाया करती थी विच मीनार पे। लेकिन अमांडा क्या इमेजिन करती है, मन में सोचती है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं तो अपने बालों को, अपने चमकीले बालों को कभी भी ना लेट डाउन करती, मैं अपने इन चमकीले बालों को बांध के रखती, इनको मैं कभी भी नीचे ना लटकाती, जिससे विच चढ़ाती ऊपर। तो ये लाइन शो करती है कि अमांडा जो है एक ऐसी लाइफ जीना चाहती है जहां उसकी खामोशी को, उसके तन्हाई को कह लो या उसके साइलेंस को कोई और डिस्टर्ब ना करे। वो एक बिल्कुल ऑल एलान लाइफ लीड करना चाहती, बिल्कुल अकेले खामोशी में अपना जीवन बिताना चाहती, जहां उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो वहां रेपुंजल में के तो खामोशी में रेपुंजल जहां रहती थी वहां तो विच पहुंच जाती थी, लेकिन यहां अमांडा इमेजिन करती कि वो अपने बालों को लटकाएगी तो बिल्कुल नहीं विंडो से, क्यों, क्योंकि लटकाएगी तो विच आ जाएगी। तो वो कहती है कि वो अपने बालों को कतई नीचे नहीं लटकाएगी, अर्थात ये शो करता है कि वो बिल्कुल ऐसा जीवन जीना चाहती है जहां भी कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो ये तो अमांडा की इमेजिन हुई। अब फिर एक बार उसके मां के वर्ड्स यहां मेंशन किए जा रहे हैं कि फिर एक बार मां उसको पॉइंट आउट करती हैं। अब उसकी मां क्या कहती हैं, स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग मीन्स होता है नाराजगी, बात बात पे नाराज होना, मुंह फुलाना। तो स्टॉप दैट सल्किंग, इस तरह मुंह फुलाना बंद करो, क्योंकि अमांडा भी काफी परेशान है, उसको पसंद नहीं है कि बात बात पे टोका जाए, काफी इरिटेट बिहेवियर की है वो। तो स्टॉप दैट सल्किंग, जैसे ही मां कुछ कहने लगती हैं या जब से ही मां उसको पॉइंट आउट करती है वो मुंह फुला लेती है, अर्थात नाराज हो जाती है। तो मां कहती है कि स्टॉप दैट सल्किंग, मुंह फुलाना बंद करो अमांडा, एट वंस, तुरंत, मतलब जो तुरंत तुम मुंह फुला लेती हो, मुंह फुलाना बंद करो, अर्थात बात बात पे जो तुम नाराज होती हो, नाराज होना बंद करो अमांडा, ये कतई अच्छी बात नहीं है। और यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा से बड़ी तुनुक मिजाजी हो। तुनुक मिजाजी मतलब बात बात पे मुंह फुला लेना, नाराज होना, क्रोधित हो जाना। तो उसकी मां कहती यू आर ऑलवेज, तुम हमेशा से ही, सो मूडी, इतनी मूडी हो, मतलब बात बात पे तुम
नाराज हो जाती हो, गुस्सा हो जाती हो, मुंह फुला लेती हो, ये बात अच्छी नहीं है। अमांडा, उसकी मां कहती है कि यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा से बड़ी तुनुक मिजाजी रही हो, बात बात पे तुनुक जाती हो अमांडा। और एनी वन वुड थिंक, फिर अमांडा की मां कहती है कि एनी वन वुड थिंक, कोई भी देखेगा तो वो ये समझेगा, वुड थिंक, अगर तुम्हें कोई भी देखेगा इस हालत में मुंह फुलाए बैठी हो, गुस्सा हो, तो कोई भी अगर तुम्हें देखेगा तो ये सोचेगा दैट आई नैग्ड एट यू, कि मैंने तुम पर चिल्लाया है, मैंने तुमको टार्चर किया है, मैंने तुमको गुस्सा दिलाया है। अगर कोई भी देखेगा तो वो ये सोचेगा कि ये मैं हूं जिसकी वजह से तुम मुंह फुलाए बैठी हो, या मैंने तुम्हें गुस्सा करा दिया है, मैंने तुम्हें बैडली टार्चर किया है, बैडली बिहेवियर मैंने तुम्हारे साथ अपनाया है। कोई भी देखेगा तो ये समझेगा। तो ये सब नाटक बंद करो और शांति से नॉर्मल बच्चों की तरह रहो। एनी वन वुड थिंक, कोई भी जो तुम्हें देखेगा, थिंक, ये सोचेगा दैट आई नैग्ड, नैग्ड मीन्स होता है स्कॉल्डेड, तो आई नैग्ड एट यू, कोई भी देखेगा तुमको इस हालत में तो यही समझेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है, अर्थात मैंने तुम्हें क्रोध दिलाया है। अमांडा, तो इस तरह मां बार बार बात बात पे वो पॉइंट आउट करती रहती हैं अमांडा को, और ये बात कतई अमांडा को पसंद नहीं है, और इसीलिए बात बात पे वो नाराज हो जाती है। और यहाँ फिर अमांडा और ज़्यादा इरिटेट हुई है, और इस बार तो अपनी माँ की बातों पर उसने इमेजिनेशन करना ही बंद कर दिया, क्योंकि हर स्टैंजा के बाद, माँ की इस बातों के बाद हर एक स्टैंजा दिया होता है जिसमें अमांडा क्या होती है, अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। लेकिन यहाँ पर इन माँ के वर्ड्स के बाद वो इमेजिनेशन में खोती भी नहीं, जो इस बात का संकेत है कि इस बार वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। तो आइए इस पोएम के कुछ पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं जो इन लाइन्स में यूज हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। ये लाइन्स जो है ये टू यू तक की एक लाइन है, लेकिन आगे स्पेस ना होने की वजह से यहां लिख दिया गया है, क्योंकि यू तक की ये पूरी एक लाइन ही है। तो हम इस लाइन में देखते हैं, तो एक वावेल लेटर है ओ, जो फ्रीक्वेंटली कई बार इस सेंटेंस में रिपीट हुआ है। तो जब कोई वावेल लेटर किसी पोएम की लाइन में फ्रीक्वेंटली रिपीट होता तो हम कहते हैं वहां पे पोएटिक डिवाइस एसोनेंस यूज हुई। तो उस नाते अगर हम देखें यहाँ पे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पोएटिक डिवाइस एसोनेंस यूज हुई है। यहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज हुई है, एसोनेंस। अब आगे आइए देखते हैं। तो जब हम आगे और बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो अमांडास के वर्ड होते हैं, अमांडा के वर्ड, उसमें वो अपने आप को इमेजिन करती है कि आई एम रैपुंजल, मैं क्या होती, रैपुंजल होती। तो यहां रैपुंजल जो वर्ड है, ये रैपुंजल इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर ऑफ अ जर्मन स्टोरी। तो जब किसी पर्टिकुलर फेमस पर्सन को रेफर किया जाता है तब वहां पर पोएटिक डिवाइस एल्यूजन होता है। तो उस नाते हम कह सकते हैं कि दी गई इन लाइन्स में पोएटिक डिवाइस जो है वो कौन सी यूज हुई है, यहां पे एल्यूजन यूज हुई है। एल्यूजन, पोएटिक डिवाइस एल्यूजन यूज हुई। तो रैपुंजल जहां पे लिखा हुआ है, आप ये कह सकते हैं कि रैपुंजल एक, पता है आपको, एक काफी फेमस मेन कैरेक्टर है जर्मन फेरी टेल्स का। तो रैपुंजल जहां पे लिखा तो रैपुंजल का मतलब एक फेमस कैरेक्टर को यहां रेफर किया गया है, और काफी ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है, साथ साथ फेमस कैरेक्टर। तो जब कोई पर्टिकुलर फेमस कैरेक्टर रेफर किया जाता तो वहां पे पोएटिक डिवाइस एल्यूजन होता। तो इस नाते यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हमें एल्यूजन देखने को मिल रहा। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लाइन में हमको टावर इज ट्रैंक्विल, तो टावर और ट्रैंक्विल है। तो यहाँ पे दो क्लोजली वर्ड प्लेस हुए हैं, और ये दोनों क्लोजली वर्ड किसी सेम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हुए हैं, और उनका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट लेटर से हो रहा। तो उस नाते हम देखें तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुई है अलिट्रेशन। तो टी से दोनों वर्ड रिपीट हुए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुई है अलिट्रेशन। जब आगे हम और बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग, ये मुंह फुलाना बंद करो अमांडा।
तो यहां पे स्टॉप और सल्किंग, यहां पे भी हम देख पा रहे हैं कि दो क्लोजली वर्ड एस लेटर से स्टार्ट हुए हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन करने पे भी वो कॉन्सोनेंट लेटर से ही स्टार्ट होते हैं, सेम कॉन्सोनेंट लेटर से। तो हम कह सकते हैं यहां भी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन। और ये जो वर्ड्स ब्रैकेट में दिए गए हैं, पीछे लाइंस में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब पोएम में कुछ लाइनें किसी ब्रैकेट में रिप्रेजेंट की जाती हैं तो वहां पे पोएटिक डिवाइस पैरेंथेसिस होती है। तो जहां जहां अमांडा के वर्ड इस पोएम में रिप्रेजेंट किए गए हैं वहां वहां पे आप ये कह सकते हैं पोएटिक डिवाइस पैरेंथेसिस यूज हुई। तो यहां पे भी ये चूंकि 3 लाइनें ब्रैकेट में रिप्रेजेंट की गई हैं तो यहां भी पोएटिक डिवाइस पैरेंथेसिस यूज हुई। और आगे जब और देखते हैं आप, तो ये तो कुछ पोएटिक डिवाइस हैं, देख लीजिए। आपको और अगर पोएटिक डिवाइस कहीं पे दिखें तो आप नोट डाउन कर लीजिए। वैसे एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, ये पोएटिक डिवाइस आपको फाइंड आउट करके लिखनी है, क्योंकि वहां पे जब पोएम की किसी लाइन में कोई वावल लेटर फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है तो वहां पे पोएटिक डिवाइस होती है एसोनेंस, और जब पोएम की किसी लाइन में कोई कॉन्सोनेंट लेटर फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है तो हम कहते हैं वहां पे पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस यूज। तो एसोनेंस और कॉन्सोनेंस फाइंड आउट करके आपको लिखना है। तो ये रही आज की पोएम। हम आशा करते हैं पोएम आपको पसंद आई होगी। पोएम पसंद आई हो तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।